हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 1 है और उसके एमसीक्यू आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। भूगोल यानी ज्योग्राफी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ओके, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ रखा है कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। ये आपने बुक में पढ़ा होगा आसानी से कि किसने करा था। इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। भौतिक यानी जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है। तो इन चारों को आप पढ़ोगे तो इसमें मैदान, ये हमें जो समतल मैदान होते हैं ये हमें भौतिक यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं। ग्राफोज, देखो ज्योग्राफी में दो शब्द होते हैं, एक हमारा होता है जियो और एक होता है ग्राफोज। जो ग्राफोज है इसका मीनिंग पूछा गया, इसका मीनिंग है वर्णन। और जो जियो का मीनिंग था, जियो का मीनिंग क्या था? जियो का मीनिंग था पृथ्वी। तो यहाँ पर सिर्फ ग्राफोज का मीनिंग पूछा गया तो वर्णन। नेक्स्ट कहता जियो तथा ग्राफोज कौन सी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द थे ये हमारे ग्रीक भाषा के शब्द थे। नेक्स्ट, ये भूगोल वैज्ञानिक विषय के रूप में वाला जो टॉपिक है उसके अंदर है। कहता कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान, उनकी पहचान कैसे होती है। उससे जो जब भी हम किसी चीज़ को पहचान करते हैं हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, ये क्या है। तो इसमें क्या, ये किन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं, तो ये क्वेश्चन है। देखो पहले जैसे क्वेश्चन है वहाँ पर पहचान से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर कह रहा प्रतिरूप के वितरण, वितरण यानी फैलाव। कोई भी धरातल पर पाए जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप के जो वितरण से जुड़े होते हैं ये किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसका मतलब फैलाव का मतलब कौन सी, ये जो धरातल पर हमारी भिन्न भिन्न आकृति पाई जाती है कहाँ पर है, उसका दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, ये कहाँ है। नेक्स्ट, इसमें उसके प्रतिरूप के जो निर्माण है उससे कि प्रतिरूप का जो निर्माण है ये क्या आएगा इसमें कि प्रतिरूप का निर्माण क्यों है। ओके, ये प्रतिरूप का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। खेत मनुष्य ने बनाए हैं, ये प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत नहीं आता, ये सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक यानी मानव निर्मित। अब आप देखोगे तो समुद्र मानव निर्मित नहीं है, समुद्र कैसा है, प्राकृतिक तत्व। भूगोल का उद्देश्य धरातल के क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है। अगर आपने परिभाषा पढ़ रखी है तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह रिचर्ड हार्टसॉन की है। ये लास्ट में हमें दे रखी हैं दो वैज्ञानिक हमारे, रिचर्ड हार्टसॉन और अल्फ्रेड हैटनर, उनकी परिभाषा दे रखी है। ये पहले वाली परिभाषा है जो कि रिचर्ड हार्टसॉन की है। ये नेक्स्ट परिभाषा आ गई, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों का कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन है। ये किसकी है, ये अल्फ्रेड हैटनर की है। रिचर्ड हार्टसॉन किस देश से संबंधित थे, ये अमेरिका से संबंधित थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इसी तरह अल्फ्रेड हैटनर ये किस देश से संबंधित थे, ये जर्मनी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा इसमें, क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक, कालिक यानी समय, और समय का जो विश्लेषण करता है वो इतिहास से पता चलता है हमें समय कि पुराने समय में क्या गुजरा हुआ है, तो ये इतिहास इसमें आएगा। निम्नलिखित कॉलमों को सुमेलित कीजिए। देखो मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान किस में आता है, जलवायु विज्ञान में आता है। जनांक जनसंख्या भूगोल में आता है। समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल में आता है और मृदा भूगोल में आता है। तो इस तरह से हम इसका इजीली सुमेलित कर सकते हैं। जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जीआईएस की फुल फॉर्म है
ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरह जीपीएस की पूछी गई है। जीपीएस की होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्रमबद्ध उपागम की खोज किस भूगोलवेत्ता ने की, या क्रमबद्ध उपागम किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? ये हैं हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रादेशिक उपागम ये किससे हैं? ये कार्ल रिटर से हैं संबंधित। दोनों ही जर्मन वैज्ञानिक थे और दोनों ही समकालीन थे। क्रमबद्ध उपागम को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? विषय वस्तुगत उपागम। ये दोनों एक ही बात हैं। कहता वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन। सारा कुछ जलवायु की बात हो रही है तो किस में पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। भू आकृति की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन। जब भू आकृति की बात हो रही है तो भू आकृति विज्ञान में आ गया। मिट्टी, अगर मिट्टी से संबंधित बात हो रही है तो किस में पढ़ेंगे इसको? मृदा भूगोल में। मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उत्पादकता का स्तर, वितरण, उपयोग, किस में पढ़ते हैं हम? मृदा भूगोल में। ये इन्होंने देखो जैसे 4 चीज़ पूछ ली, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का प्रकार, उत्पादकता, इनमें से कुछ एक भी ये पूछ सकता है। आप ये मत सोचना कि दोनों ही पूछेगा या चारों ही लिख के पूछेगा, इनमें से कोई एक या दो को भी ये पूछ सकता है। नदी एवं झील, समुद्र, अन्य जलाशयों का अध्ययन किस में आएगा? जल विज्ञान में आएगा। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जो मानव की आर्थिक क्रिया हैं उनका जो अध्ययन है वो किस में? जब आर्थिक क्रियाओं की बात हो रही, आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनसे मनुष्य पैसे कमाता है, वो हमारा आर्थिक भूगोल में आता है। जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, यानी जनसंख्या के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हम उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों की उत्पत्ति, प्रकार, वितरण आदि का अध्ययन, यानी जहाँ पे यानी मनुष्य के रहने के जो घर हैं, उनकी बस्तियाँ हैं, कॉलोनियाँ हैं, नगर, महानगर, ये किस में पढ़ते हैं हम? ये अधिवास भूगोल में, सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको हम। देशों की सीमा, चुनावी परिदृश्य, जहाँ भी चुनाव की बात आ गई तो ये राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आदि का हम किसके अंतर्गत करते हैं? दिस इज राजनीतिक भूगोल। पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र का स्थानिक रूप एवं भौगोलिक, जब पशुओं की बात आ रही है तो क्या आ गया? जीव भूगोल। विशेषताओं का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव भूगोल। प्रजातियों के निवास क्षेत्र, ये देखो प्रजाति जो होती है, निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? ये आता है हमारा पारिस्थितिक भूगोल। जो हमारी भिन्न भिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं धरातल पर, उनकी बात हो रही है। भूमि ह्रास यानी भूमि का लॉस, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? ये हमारा होता है पर्यावरण भूगोल। प्रदूषण जो भी है वो सब प्रदूषण और भूमि वगैरह की जो बात होती है वो हमारी पर्यावरण भूगोल में होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति और उसके निवास क्षेत्र, प्राकृतिक वनस्पति की बात आ गई तो वनस्पति भूगोल हो जाएगा। इनका वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है? वनस्पति भूगोल। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता किसके समकालीन थे? ये कार्ल रिटर के समकालीन थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम दिया और इन्होंने कौन सा उपागम दिया था? प्रादेशिक उपागम दिया था। भूगोलवेत्ताओं का अत्यधिक प्रभावशाली उपकरण क्या होता है? मानचित्र। मानचित्र से ही वो सारा अपना एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, किसी भी स्थिति को वो दर्शा सकते हैं। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन प्रश्नों के उत्तर देता है? क्या, कहाँ और कौन, ये उत्तर देता है। ये इराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किस ईसा पूर्व समय अवधि के दौरान किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। पृथ्वी का वर्णन मानव के लिए किस रूप में किया जाता है? आवास के रूप में किया जाता है। मानव के आवास के रूप में ही पृथ्वी का हम वर्णन करते हैं, उसको उसी रूप में हम पढ़ते हैं। भूगोल तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक, स्थैतिक मतलब रुके हुए नहीं हैं, अपितु गत्यात्मक यानी गतिमान हैं। वो गतिमान है, बदलते रहते हैं लगातार, वो रुके हुए नहीं हैं। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विद्वानों का एक ही मूल उद्देश्य था, यथार्थता को ज्ञात करना, यानी सच्चाई को। जो भी हम आज देखते हैं पृथ्वी को, जैसा भी, इसके क्या कारण रहे हैं, उन सारी सच्चाइयों को पता करना।
भारत में एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा किससे हो रही है? हिमालय से। हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है चाइना की साइड से, दुश्मन वहाँ से आ नहीं सकता आसानी से। एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रयोजकों को मार्ग की सुविधा कहाँ से मिलती थी? दर्रों के द्वारा। भूगोल में अक्षांश व ये देशांतर का विवरण किन स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? कौन सी स्थितियों के? खगोलीय स्थितियों के। भौगोलिक सूचना तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेटिक सिस्टम। मानचित्र बनाने को के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? समाजशास्त्र, ये हिस्ट्री का है, ये प्राकृतिक विज्ञान में नहीं आता, नेचुरल साइंस में ये नहीं आता। डैश मनुष्य को भौतिक की बेड़ियों को ढीला करने में, यानी जो प्राकृतिक वातावरण ने मनुष्य के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, उस बेड़ियों को ढीला करने में, यानी प्राकृतिक जो वातावरण दे रखा है उस पर विजय प्राप्त करने में किसने मदद करी? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तकनीक ने। निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकी के सुधार से प्राप्त लाभ नहीं है? यानी टेक्नोलॉजी से कौन सा लाभ हमें नहीं मिला? तो इसमें क्या है? श्रम की गतिशीलता में कमी। श्रम की गतिशीलता में कोई कमी नहीं है। देखो, श्रम की कठोरता में कमी, मेहनत तो कम करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी से। श्रम की दक्षता में दक्षता बढ़ जाती है, मेहनत करने की दक्षता बढ़ जाती है, उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो श्रम की गतिशीलता में कमी, यही हमारा आंसर होगा। कहता निम्नलिखित में दो स्तंभों को सही युग्म बनाइए। देखो, मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान से जुड़ेगा, पेडालॉजी मृदा भूगोल से जुड़ेगी, समाजशास्त्र किससे जुड़ेगा? सामाजिक भूगोल से, और जनसांख्यिकी जनसंख्या भूगोल से। तो इसका आप आंसर चेक कर लेना, आंसर इसका सेकंड आएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य डैश और डैश के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। किससे? अनुकूलन और संशोधन। संशोधन को या रूपांतरण भी हम इसको कह सकते हैं। मनुष्य या तो प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लेता है या प्रकृति में संशोधन कर देता है। वर्तमान समाजों में किसका उपयोग करके अपने पर्यावरण को संशोधित किया है? जो मनुष्य ने पर्यावरण में कैसे संशोधन किया है, किसकी हेल्प से करा है? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड, यानी पृथ्वी का जो आकार है एकदम गोला नहीं है, ये इस तरह का बना हुआ है, और ये हमारा इधर है, और ऊपर से ये चपटा है, ऊपर से और नीचे से यहाँ से ये चपटा है, बिल्कुल गोल ये नहीं है। ये नॉर्थ पोल और यहाँ से नीचे से साउथ पोल से ये चपटी है। जनसंख्या भूगोल का निकट संबंध किससे? जनसांख्यिकी से। व्यवस्थित दृष्टिकोण किसके द्वारा पेश किया गया था? व्यवस्थित दृष्टिकोण ये आया था अलेक्जेंडर वॉन हम्पोल्ट, जो इन्होंने क्रमबद्ध उपागम दिया था, उसी को हम व्यवस्थित दृष्टिकोण, उसी के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी प्रादेशिक उपागम, ये कार्ल रिटर साहब ने दिया था। डैश भूआकृतियों और उनके विकास संबंधित प्रक्रियाओं को तो क्या आएगा? भूआकृति विज्ञान। मृदा निर्माण प्रक्रिया किस में आएगी? पीडोजेनेसिस। डैश का वनस्पति फसल पैटर्न और पशुधन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बताइए किसका? जलवायु का। जलवायु का वनस्पति पर भी पड़ता है, फसल के पैटर्न पर भी पड़ता है, और पशुधन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कहता है जलवायु मानव के जीवन को प्रभावित नहीं करती है, कारण तापमान और वर्षा वनों के घनत्व और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कहता तापमान जो वर्षा है, घनत्व वनों के घनत्व और गुणवत्ता को परिवर्तित करती है। तो इसमें पहला जो सच है और बाकी जो दूसरा है आर वाला, ये झूठा है। ओके, इसमें याद रखना। आदिम मानव समाज सीधे उनके तत्काल वातावरण पर निर्भर थे, जो उनके आसपास वातावरण था उस पर निर्भर थे। बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है प्रौद्योगिकी पहले के समय में उन्नत नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। कहता ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला ही क्वेश्चन इसका
वो पहला ही जो ऑप्शन है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पहले चैप्टर के कुछ संभावित जो MCQ हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। इनको समझने के लिए आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। धन्यवाद।